गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चैप्टर नंबर 3 ऑफ यूनिट 1। तो फर्स्ट यूनिट का चैप्टर 3 जो है हमारा वो है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। तो हमने देखा कि किस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में देखा हमने, नेपोलियन का रूल आया और कैसे फिर से जो था सब कुछ उसी दौर में चला गया, यानी कि जो डेमोक्रेसी थी वो फिर से ख़त्म हो गई। तो अब आगे देखेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशन, जब बहुत सारी रेवोल्यूशंस हुई। ये समय है 1830 से लेकर 1848 का, यानी कि लगभग 18 ईयर्स का टाइम है जब काफ़ी सारी जगह जगह पर रेवोल्यूशंस हुई। तो चलिए इसको स्टडी करते हैं। As conservative regimes tried to consolidate their powers, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland, and Poland. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, and members of commercial middle class. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो कंजर्वेटिव ग्रुप था, यानी कि वो लोग जो कि फिर से पावर में आकर बैठ गए और जो सिर्फ और सिर्फ एक ही राजा वाला रूल, जो मोनार्की थी उसी तरीके का रूल फिर से आ गए, यानी कि लोगों को आज़ादियाँ जो थी, जो लोगों को हक मिले थे, वो सब फिर से गायब कर दिए गए, फिर से उनको छीन लिया गया। और ये वो दौर था जब रेवोल्यूशंस शुरू हुई। एक रेवोल्यूशन नहीं, कई रेवोल्यूशंस हुई, इसीलिए यहाँ पे एज ऑफ रेवोल्यूशंस इसको कहा गया है। इटालियन और जर्मन स्टेट्स के साथ साथ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड जैसी जगहों पे भी रेवोल्यूशन शुरू हुई। रेवोल्यूशन की किसने? लिबरल नेशनलिस्ट ने, यानी कि वो नेशनलिस्ट, वो राष्ट्रवादी लोग जो अपने देश से प्यार करते थे, जो अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थे और जिनको लिबरलिज्म यानी कि इक्वालिटी में जिनका विश्वास था। इसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, एजुकेटेड थे इसीलिए उन्होंने ये आवाज़ उठाई। और मिडिल क्लास के थे वो लोग, क्योंकि हायर क्लास वालों को, रॉयल फैमिली वालों को तो वैसे भी इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनको तो सब चीज़ें सबसे ज़्यादा वैसे भी मिल रही थी। तो इसीलिए इसमें जो ज़्यादातर जो आवाज़ उठाने वाले लोग थे वो थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग, जिसमें प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज़ के मेंबर्स थे जो कि बिजनेस क्लास के लोग थे, बिजनेसमैन थे वो। द फर्स्ट अपहीवल took place in France in 1830. The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with the Louis Philippe at its head. When France sneezes, Metternich once marked, the rest of Europe catches cold. The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. अब इस क्रांति के अंदर, रेवोल्यूशन कहा जाता है क्रांति को, जो युद्ध लड़ाइयाँ हुई, जो लोगों ने, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, इवन इंडियन रेवोल्यूशन भी हम कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी। तो यहाँ जो रेवोल्यूशन पहला हुआ था वो हुआ था फ्रांस के अंदर 1830 के अंदर। राजा थे उस समय बर्बन किंग्स, यानी बर्बन के राजा जो थे उनको कंजर्वेटिव्स ने उनको पावर दी थी, उनको गद्दी पे बिठाया था। लेकिन 1815 में उनको जब गद्दी पे बिठाया गया, 1815 में उनको बिठाया गया, तो उसके बाद लगभग 15 साल रूल करने के बाद 1830 में जो रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में पहली बार, उसके द्वारा लिबरल रेवोल्यूशनरीज जो थे, जो रेवोल्यूशन यानी क्रांतिकारी थे, उन्होंने राजा यानी कि बर्बन किंग्स को हटाकर गद्दी पे बिठा दिया लुइस फिलिप को। अब लुइस फिलिप जो थे वो राजा थे, मोनार्की, देखिए राजा को हटाकर राजा को बिठाना कोई सोल्यूशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन्होंने बनाई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चला जाएगा, लोगों को अधिकार दिए जाएंगे, भले राजा का रूल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जाएगी जिसके मुताबिक लोगों को अधिकार दिए जाएंगे। तो ऐसे ही मैटरनिक जो थे उन्होंने एक बार रिमार्क दिया, यानी कि लिखा है मैटरनिक नामक जो राइटर थे उन्होंने, कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, कि जब फ्रांस को छींक आती है तो बाकी का जो यूरोप है उसको ठंड लग जाती है, उसको सर्दी हो जाती है। यानी कि अगर फ्रांस के अंदर कोई चीज़ शुरू होती है तो बाकी लोग भी उसको फॉलो करने लगते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। तो ये जो सेंटेंस लिखा है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, इसका मतलब यही होता है। द जुलाई रेवोल्यूशन, जो जुलाई में जो रेवोल्यूशन हुई थी, इसने ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है वहाँ पर भी इस रेवोल्यूशन का हमें प्रभाव देखने को मिला। इससे हुआ क्या, बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि
जो हमारे ब्रिटेन है, जिसको उस समय नीदरलैंड्स कहा जाता है, इनकी यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स का जो यूनाइटेड किंगडम था, उससे जो बेल्जियम था वो अलग हो गया। यानी कि रेवोल्यूशन जब तक नहीं हुई थी तो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर बड़े राजा रूल करते थे, लेकिन लुइस फिलिप ने जैसे ही फ्रांस की गद्दी संभाली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में, इसका प्रभाव पूरे यूरोप में देखने लगा, और यूरोप का जो देश था बेल्जियम, उसने भी अपने आप को यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड से अपने आप को अलग कर लिया। An event then mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greeks, which began in 1821. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West European who had sympathies for ancient Greek culture. Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle amongst the Muslim empire. The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greek as an independent nation. अब ये जो चिंगारी हमने देखी उठते हुए, कहाँ से उठी थी चिंगारी? ये रेवोल्यूशन की फ्रांस से। फ्रांस के बाद में बेल्जियम आज़ाद हुआ, अब बारी थी ग्रीक यानी कि ग्रीस की। ग्रीस जो कि ऑटोमन एम्पायर का काफ़ी लंबे समय से हिस्सा रहा है, लगभग 15वीं शताब्दी से ही, 1500 से शुरू होकर 1800 तक वो ग्रीक जो है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट है। तो अब जो है, अब ग्रीक लोगों की आंखें खुली थी और वो भी अपने आप को आज़ादी के रास्ते पे देखना चाहते थे, और वो चाहते थे कि उनका जो कल्चर है बहुत ही रिच है और इस रिच कल्चर के ये मालिक हैं, तो ऐसे में ये किसी भी देश के अधीन रहें, ये बात इनको हजम ना हो रही थी। और जैसे ही इन्होंने देखा फ्रांस और बेल्जियम जैसे देशों को आज़ादी पाते हुए, तो इन्होंने भी आवाज़ उठाई, और इसके साथ ही इनको सपोर्ट मिला दूसरे ग्रीक लोगों का जो कि दूसरे देशों में रहते थे। एक्साइल का मतलब होता है वनवास में रहना, यानी कि अपने देश से बाहर रहते थे, उन लोगों का भी साथ मिला। फिर वेस्टर्न यूरोपियंस लोग जो थे, उन्होंने भी ग्रीक कल्चर के साथ अपनी सिंपैथी दिखाते हुए, अपनी सहानुभूति दिखाते हुए ग्रीक लोगों की मदद की। फिर लेखक और कवियों ने भी ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन के नाम से संबोधित किया। क्रेडल का मतलब होता है झूला, जिसमें हम बच्चे को डालते हैं, आपको पता है ना। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको एक झूले में डाला जाता है, उस झूले के। तो इसी तरीके से यूरोपियन सिविलाइजेशन के क्रेडल के रूप में ग्रीस को संबोधित किया कुछ लेखक और पोइट्स ने। और बहुत सारे लोगों ने मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ, यानी कि मुस्लिम जो रूल था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने में ग्रीस के लोगों की मदद की। ऐसे में लॉर्ड बायरन जो थे, एक लेखक थे, एक इंग्लिश पोएट थे, जो कि एक अंग्रेज़ कवि थे, आपको याद रखना है, एक इंग्लिश पोएट का नाम था लॉर्ड बायरन। उन्होंने फंड यानी कि पैसा इकट्ठा किया, उस युद्ध में लड़ने भी गए, और 1824 में उनकी मृत्यु भी हो गई। इसके बाद 1832 में एक ट्रीटी का मतलब होता है संधि, हिंदी में इसको संधि कहा जाता है। संधि का मतलब होता है एक अग्रीमेंट जो कि रिटर्न किया जाता है पेपर के ऊपर। जैसे अग्रीमेंट जब आप मकान खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं पुरानी, उसमें आप अग्रीमेंट करते हैं, तो वैसे एक अग्रीमेंट कहा जाता है, उसको ट्रीटी कहते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम आज इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, उस समय प्राचीन समय में इसको कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। ये आपको याद रखना। देखिए, आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ये इस्तांबुल जो है वो तुर्की की राजधानी है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की, और उस समय इसको इस्तांबुल को कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो हुआ था 1832 में, इसके मुताबिक ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया था। तो देखिए भाई, तीसरा जो राष्ट्र है वो आज़ाद हो चुका है। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feeling. अब नेशनलिज्म जो थी वो सिर्फ युद्ध और टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी कि लड़ाइयाँ करके या फिर अपनी सीमा को एक्सपेंड करके ही उसको डेवलप नहीं किया गया नेशनलिज्म को। इसमें बहुत ही बड़ा रोल निभाया किसने? कल्चर ने, जिसमें आर्ट हो गया, पोइट्री होगी, स्टोरीज़, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल निभाया इन सब में।
Let us look at Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. अब रोमांटिसिज्म ने किस प्रकार से इसमें रोल निभाया वो यहाँ देखेंगे. रोमांटिक artists and poets generally criticize the glorification of reason and science, and focused instead on emotions, institutions, and mystical feelings. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation. अब ये जो रोमांटिस्ट जो थे, जो बहुत सारे आर्टिस्ट थे, पोएट थे, यानी कि लेखक हो गए, कवि हो गए या पेंटर्स हो गए जो पेंटिंग्स बनाते हैं, इन लोगों ने साइंस को ग्लोरीफाई करने की बजाय इन्होंने इमोशंस को ज़्यादा बढ़ावा दिया, यानी कि लोगों के इमोशंस को जगाने की कोशिश की इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स के द्वारा, यानी कि लोगों की जो फीलिंग्स थी उनको जगाने की कोशिश की गई. यानी कि इंट्यूशन, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सच मान लेना बिना कुछ तर्क दिए, यानी कि अपनी बुद्धि का प्रयोग किए बिना कोई भी बात जो लेखकों ने लिख दी है उसको बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ उसके ऊपर रिसर्च किए उसको सही मान लेना. एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, यानी कि रहस्यमयी फीलिंग्स, ऐसी फीलिंग्स जो कि दे आर नॉट एक्चुअली क्लियर कि वो है कि नहीं. यानी कि लेखक जो थे वो अपनी भाषा के द्वारा, अपनी जो रिटन वर्क्स थे या फिर पेंटिंग्स थे उनके द्वारा लोगों के अंदर किसी भी तरीके से एक ऐसा उनका एफर्ट था जिसके द्वारा ऐसी फीलिंग्स को जगा सकें जिससे उनके अंदर एक फीलिंग जागे ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कि उनका जो हेरिटेज है वो शेयर्ड है और कलेक्टिव, यानी कि सबका समान रूप से उसके ऊपर अधिकार है. तो इसके साथ साथ लेखक और ये जो लोग थे रोमांटिस्ट्स, इन लोगों ने ये भी कोशिश की कि लोगों को ये भी ज्ञात हो कि उनका जो कल्चरल पास्ट है वो भी कॉमन है, सब लोगों का समान है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो सबका है एंड इट्स कॉमन. और ये सब जो है इन सबको मिलाकर ही एक नेशन बनता है. कुछ और जो रोमांटिक्स थे सच एज द जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रिड हाइडर, यहाँ पर जर्मन फिलोसोफर का नाम दिया गया है जोहान गॉटफ्रिड हर्डर, जिनका कार्यकाल शुरू हुआ 1744 में और 1803 में इनकी मृत्यु हुई थी. He claimed that true German culture was to be discovered among the common people, das Volk. It was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation, Volksgeist, was popularized. So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. अब यहाँ पर एक और जर्मन जो फिलोसोफर की बात की गई है, उनके मुताबिक कॉमन लोगों के अंदर से जर्मन कल्चर को डिस्कवर करना है. यानी कि कोई ये चीज़ नहीं है कि कल्चर हम कहीं से ढूंढेंगे बाहर जाकर, नहीं. कल्चर कहाँ है? कल्चर कॉमन लोगों के बीच में ही है, जिसको हम डैश वॉक भी कहते हैं, और इसी स्पिरिट को हम वॉक्सगीस्ट कहते हैं. अब ये कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ सॉन्ग्स. आप भी जब गाने सुनते हो, जब धार्मिक ये गाने, अपने जो देशभक्ति के गाने सुनते हो, तो आपको पता है हम भी बहुत ज़्यादा एकदम एक नई भावना से भर उठते हैं. आप 15 अगस्त 26 जनवरी वाले दिन जब सुबह उठते हैं और हम जब सुबह सुबह गाने बजते हुए सुनते हैं हम लोग, तो हमारे अंदर भी एक अलग सी फीलिंग शुरू हो जाती है आनी. और जब हम उसी से रिलेटेड जब हम कोई प्ले, कोई नाटक देखते हैं स्टेज पर हमारे स्कूल के, या टेलीविज़न के अंदर कोई पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं जिसमें हमारे देश का फ्रीडम स्ट्रगल दिखाया गया है, किसी बहुत बड़े क्रांतिकारी का बहुत ही एक दुर्लभ दृश्य सीन वहाँ पर चल रहा है, तो आपने देखा होगा हम लोग भी कैसे जोश से भर जाते हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं वही लेखकों ने कहा है कि ये कलेक्टिवली, ये फॉक कल्चर जो है इसको कलेक्टिवली एक प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, नेशन को बिल्ड करने के लिए इन सब चीज़ों को जोड़कर, यानी कि कल्चर को हमें जोड़कर रखना होगा, तभी हम नेशन को बिल्ड कर सकते हैं. द एम्फेसिस ऑन वर्नैक्युलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वॉज नॉट जस्ट to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. अब यहाँ पर जो भाषा का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो भी भाषा हम कह सकते हैं वर्नैक्युलर लैंग्वेज, तो ये जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, कौन सी भाषा है वर्नैक्युलर लैंग्वेज? ईजी लैंग्वेजेस, यानी कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो सब लोगों तक पहुंच सके. देखिए, आप फ्रेंच का उपयोग करेंगे, इंग्लिश का उपयोग करेंगे, या फिर हाई लैंग्वेजेस का यूज़ करेंगे जो सब तक ना पहुंच सकें, तो फिर आपके मैसेज का कोई मतलब नहीं है.
आपके मैसेज को में तभी हम आपको पहुंचाकर लोगों तक सफल हो सकते हैं जब वो सब लोगों तक पहुंचे, सब लोग उसको समझ सकें। तो इसी प्रकार से इजी लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया। लोकल फोकलोर यानी कि जो लोकल लेवल पर जो फॉक्स होते हैं, जो लोकल लैंग्वेज हो गई, लोकल कल्चर है, उसको समझकर लोगों के अंदर नेशनल स्पिरिट जगाने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मॉडर्न नेशनलिस्ट जो हैं वो लोगों को पुराने समय में ले जाना चाहते हैं या फिर उनको बदलना चाहते हैं, नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर हम लोकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं या फिर हम लोकल फोक सॉन्ग्स का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचना जो पढ़े लिखे नहीं है, खासकर उन तक भी। क्योंकि देखिए, स्वतंत्रता पाने में सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एजुकेटेड वर्ग का ही हाथ नहीं रहता है। अगर आपको आज़ादी चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, आपको देश को अपने को आज़ाद करवाना है, तो उसके लिए उसमें हर एक व्यक्ति, नेशन का हर एक व्यक्ति, वो गरीब हो, अमीर हो, भले वो पढ़ा लिखा हो, भले अनपढ़ हो, सबका उसमें रहता है योगदान। तो आज़ादी में सब लोगों का समान योगदान होता है, इसलिए भले वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, हर व्यक्ति तक वो मैसेज पहुंचना चाहिए, तभी वो भी क्रांति जो है कामयाब हो सकती है। तो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज जो था, मॉडर्न नेशनलिस्ट जो लोग थे जो कि देश को आज़ाद करवाने के लिए लड़ रहे थे, उन लोगों का मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, खासकर इलिटरेट अनपढ़ लोगों तक, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। दिस वॉज एस्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बीन partitioned at the end of the 18th century by the great powers Russia, Prussia, and Austria. Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. देखिए यहाँ पर डिटेल में हमको समझ आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं लेखक यहाँ पर। अब उस समय जो पोलैंड जैसा देश था जिसको पार्टीशन कर दिया गया था, यानी कि उसको तोड़ दिया गया था, बांट दिया गया था, किसने? रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने पोलैंड के टुकड़े कर दिए थे। अब पोलैंड जो था एक्चुअल में वो एक देश बचा ही नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके म्यूज़िक और लैंग्वेज, उस देश की लैंग्वेज और उस देश के म्यूज़िक की वजह से उसको अभी भी ज़िंदा रखा हुआ था लोगों के अंदर की नेशनल फीलिंग्स को। यानी कि पोलैंड के लोग आज भी पोलिश कहलाते थे, उनके अंदर फीलिंग थी अपने देश के प्रति। रीज़न क्या था? सिर्फ उनके वहाँ पर जो उनकी भाषा में जनरेट किया गया म्यूज़िक और उनकी भाषा जो है उसी ने उनको जोड़ कर रखा हुआ था। Karol Kurpinski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Muzurka also into nationalist symbols. अब यहाँ पर नाम दिया गया है कैरल कुर्पिंस्की। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, ये जो व्यक्ति हैं कैरल कुर्पिंस्की, इन्होंने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया। ओपेराज आपने देखा है, जो कॉन्सर्ट्स होती हैं म्यूज़िक जहाँ पर गाने गाए जाते हैं, तो ऐसी ओपेराज और म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स के द्वारा, और टर्निंग फोक डांसेज लाइक द पोलोनेज एंड मुजरको इनटू नेशनल सिंबल। इन्होंने जो फोक डांसेस थे, जो डांस होते हैं फोक डांस, जिसमें पोलैंड के जो डांसेज हैं जैसे कि पोलोनेज और मजूरका, इन दोनों को इन्होंने नेशनलिस्ट सिंबल के तौर पर यूज़ किया। यानी कि लोगों को नेशनलिस्ट सिंबल, लोगों के अंदर के नेशनलिज्म को जगाने के लिए एक सिंबल के तौर पे इसको यूज़ किया। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. Polish was used for church gatherings and all religious instructions. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. The use of Polish came to be seen as symbol of struggle against Russian dominance. अब ये सब के अंदर सिर्फ डांस म्यूज़िक का ही नहीं, लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल रहा है। लैंग्वेज ने कैसे रोल निभाया है? रशिया जो था, रशिया ने पोलैंड के अंदर से पोलिश भाषा को ख़त्म करने का पूरा प्रयत्न किया और रशिया ने ज़्यादातर स्कूलों के अंदर से पोलिश लैंग्वेज जो थी उसको निकाल दिया। 1831 के अंदर एक आर्म्ड रेवोल्यूशन की गई रशिया के रूल के खिलाफ। यानी कि रशिया ने क्या किया, पोलैंड के जितने भी स्कूल थे वहाँ पर उनके अंदर से पोलिश भाषा को मिटा दिया और वहाँ पर रशियन लागू कर दी। लेकिन
अब स्कूलों के अंदर से तो हटा दिया गया, तो वहाँ तो कुछ नहीं कर सकते हैं लोग, लेकिन इस चीज़ को, अपने देश की भाषा को बरकरार रखने में फिर योगदान दिया जो प्रीस्ट होते हैं, जो हमारे पुजारी होते हैं, जो क्रिश्चियन चर्च के अंदर जो हमने देखा है कि जो फादर्स होते हैं, उन लोगों ने योगदान दिया। अब उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने चर्च के अंदर जो भी गैदरिंग्स होती थी संडे टू संडे या व्हेनेवर दे गैदर्ड इन द चर्च, वो जब वहाँ पर गैदरिंग करते थे, वहाँ पर जो भी बातचीत होती थी, जो भी प्रीचिंग होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ पोलिश भाषा में होती थी। जबकि रशियंस ने कहा था कि रशियन भाषा का प्रयोग करिए, पोलैंड की भाषा पोलिश का उपयोग बंद कर दीजिए, लेकिन ये लोग नहीं माने। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, जो भी धार्मिक जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, वो भी पोलिश भाषा में दी जाती थी। इसी बात से खफा होकर रशियंस ने बहुत सारे प्रीस्ट और बिशप्स को जेल में डाल दिया, और कुछ को तो साइबेरिया जैसी ठंडी जगह पर भेज दिया। साइबेरिया का टेम्परेचर लगभग -50 रहता है, -40 रहता है, तो ऐसी ठंडी जगह पर भेज दिया ताकि वो वहाँ पर मर जाएं। एज अ पनिशमेंट उनको भेजा गया वहाँ पर। तो इसी दौरान जो ये प्रीस्ट वगैरह जो थे, इन लोगों ने पोलिश भाषा के ऊपर इस प्रकार किया कि ये भाषा जो है रशियन डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए लोगों की एफर्ट का एक सिंबल बन गई, एक प्रतीक बन गई कि हम पोलिश भाषा का प्रयोग करना नहीं छोड़ेंगे, हम रशियंस के खिलाफ स्ट्रगल करेंगे। देन हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। The 1830s were years of great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. 1830 जो था वो इकोनॉमिक हार्डशिप का पूरा साल रहा है, और लगभग फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं सदी का पहला हाफ था, यानी कि 1850 तक की बात की जाए, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ पूरे यूरोप के अंदर। इन मोस्ट कंट्रीज़ देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितने एम्प्लॉयमेंट थी उससे ज़्यादा लोगों को जॉब चाहिए थी, यानी कि अगर 100 नौकरियां हैं तो 1000 लोग वहाँ खड़े हुए थे नौकरी के लिए। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। गाँव से लोग झोपड़ियों में रहने के लिए शहरों की तरफ भागने लगे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, where industrialization was more advanced than on the continent। जो छोटे प्रोड्यूसर थे, छोटे व्यापारी थे, उन लोगों को बड़ा ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता इंग्लैंड के साथ, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर ऑलरेडी इस दौरान इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। इस कारण से इंग्लैंड में मशीनों से सामान बनाया जाता था, जो कि सस्ता होता था और ज़्यादा मात्रा में उसको प्रोड्यूस किया जाता था। इसीलिए जो दूसरे लोग थे, दूसरे यूरोप के देश थे, उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलती थी इंग्लैंड से। This was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town or country. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण इंग्लैंड जैसे देशों ने पूरे दुनिया के नाक में दम कर रखा था, क्योंकि उनकी वजह से जो वो लोग मशीनों से चीज़ें बनाते थे वो सस्ती बनती थी, और सस्ती चीज़ें जो थी वो पूरे यूरोप में बेची जाती थी। ऐसे में जो ज़्यादातर लोग थे, जो दूसरे छोटे व्यापारी थे, उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत इस समय पेश आती थी। और खासकर इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए, टेक्सटाइल यानी कि जो कपड़े बनाए जाते हैं, कपड़े बनाने का काम तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला हो गया, क्योंकि कपड़े जो लोग हाथ से बनाते थे वो एक एक कपड़ा बनाने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन बाकी मशीनों से तो एक दिन के अंदर सैकड़ों हज़ारों की संख्या में कपड़े बना लिए जाते, तो काफ़ी दिक्कत होती थी। और इसने मतलब लोगों की कमाई में बहुत गिरावट हुई, और जो काम हाथों से किया जाता था उसकी जगह मशीनों ने ले ली। जहाँ पर 100 लोग काम करते थे वहाँ पर अब 2 लोगों से गाड़ी चल जाती थी। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, जिससे लोग जो थे वो ज़्यादा गरीब होते गए। अब इसी दौरान जो लोग थे, खासकर पीजेंट्स की बात की जाए, जो गरीब हमारे फार्मर्स भाई हैं, उनकी बात की जाए, तो उनके ऊपर बर्डन बढ़ गया। क्योंकि बर्डन ऐसे बढ़ गया क्योंकि उनको फ्यूडल ड्यूज़ देने पड़ते थे, यानी कि उनको लगान देना पड़ता था, और अपना जो काम है वो भी उनको, मतलब उनके पास कुछ बचता ही नहीं था सब कुछ देने के बाद भी। और फिर कभी कभी तो खाने के दाम बढ़ जाते थे, फूड प्राइसेस बढ़ जाते थे, तो बेचारे लोग मारे जाते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी।
या फिर कभी बैड हार्वेस्ट, कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या बारिश ना हुई, तो ऐसे में उन लोगों को खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत भी हो जाती थी। और इन सब की वजह से पॉपरिज्म यानी कि गरीबी जो है वो पूरे गांव में, शहर में और पूरे देश में पनपने लगी, यानी कि लोगों के अंदर और ज़्यादा गरीबी बढ़ने लगी क्योंकि चीज़ों के दाम बढ़ गए और लोग नहीं खरीद पा रहे थे। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। अब 1848 की बात कही गई है कि 1848 में खाने की कमी हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए, काम नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण से पेरिस की सड़कों पे उन लोगों को उतरना पड़ा, यानी कि बेघर हो गए लोग। यहाँ पर पेरिस की सड़कों पे उतरने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग उतर कर विद्रोह करने लगे या कुछ और, हाँ वो भी होगा, लेकिन रोड पे आ गए लोग कुल मिला के, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। लोग जो थे वो सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा निराश थे, इसीलिए उनको रोकने के लिए सड़कों पर जब वो लोग आए तो उनको रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए ताकि उनको रोका जा सके। और लुइस फिलिप जो राजा थे वो भाग गए उस समय, क्योंकि राजा की जिम्मेदारी होती, क्योंकि हमने देखा लुइस फिलिप को बिठाया गया था गद्दी पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंतर्गत, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कोई मतलब ही नहीं निकला, क्योंकि जो राजा था उसके राज के अंदर ही ये हालत थी लोगों की कि लोगों को 2 वक्त का खाना तक नहीं मिल पाता था। National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males by above 21 and guaranteed the right to work. National workshops to provide employment were set up. Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw materials and gave them orders to finished textiles, but drastically reduced their payments. The journalist Wilhelm Wolff described the events in a Silesian village as follows. अब यहाँ पर जो पीछे हमने घटना देखी कि लोग सड़कों पर आ गए, राजा भाग गया, उसके बाद जो फ्रांस था उसको फिर से एक रिपब्लिक बना दिया गया और लोगों को जो भी मेल से 21 साल से ज़्यादा के उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। सरकार ने ये भी घोषणा की कि हम लोग राइट टू वर्क, कि हर एक व्यक्ति को वर्क दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, और उनको काम दिलवाने के लिए वर्कशॉप्स भी बनाई जाने लगी। फिर 1845 की घटना बताई गई है सिलेसिया नामक एक जगह की। सिलेसिया में कॉन्ट्रैक्टर जो होते थे वो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते थे चीज़ें बनाने के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर जो होते थे वो रॉ मटेरियल देकर लोगों को चीज़ें बनाने का ऑर्डर देते थे। जैसे कि समझो कि ये व्यक्ति है, यहाँ पर ये लोग हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर है और ये वर्कर्स हैं। अब ये इनको रॉ मटेरियल देगा, कच्चा माल देगा, भाई तुम कॉटन थ्रेड जो है वो इनको दिया और इनको बोला भी अब इससे तुम क्या तैयार करोगे, क्लोथ्स तैयार करो। अब इसका सामान है, सामान इसका है, ये कपड़े तैयार करेंगे, बदले में इन लोगों को मिलेगी पेमेंट, मजदूरी, यानी कि वेजेस मिलेंगे, कुछ पैसे इनको मिलेंगे। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर जो थे इन्होंने वेजेस काफ़ी कम कर दिए, वेजेस बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कम कर दिए, कम वेजेस मिलने लगे। तो ऐसे में एक घटना बताई गई है सिलेसियन विलेज के अंदर, जो कि एक जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ ने हमारे सामने रखी है। वो घटना क्या है उसको चलिए रीड करते हैं आगे। इन दीज विलेजेस with 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation। देखिए यहाँ पर कॉटन वीव किया जाता है और यहाँ पर जो पॉपुलेशन लगभग 18,000 बताई गई इस विलेज में। The misery of the workers is extreme. The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the price of the goods they order। अब लोग जो हैं वो जॉब की तलाश में, पॉपुलेशन गांव के 18,000 है जो कि बहुत ज़्यादा है कुल मिला के, तो ऐसे में ज़्यादा लोगों को चाहिए, यानी कि जहाँ पर 10 की ज़रूरत है वहाँ पर 100 लोग काम मांगने को बैठे हो। ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, उन्होंने लोगों को पेमेंट कम कर दिया है। On June 4th at 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to mansions of their contractor demanding higher wages. They were treated with scorn and threats alternately. Following this, a group of them forced their way into the house, smashed its elegant window panes, furniture, porcelain. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth,
which they tore to shreds. The contractor fled with his family to a neighborhood village, which, however, refused to shelter such a person. He returned 24 hours later, having requisitioned the army. In exchange that followed, 11 weavers were shot. अब यहाँ पर ये घटना जो एक जर्नलिस्ट के द्वारा बताई गई कि 4 जून की बात है, 2 बजे की, एक वीवर्स की क्राउड, यानी वीवर होते हैं बुनकर जो कपड़ा बुनते हैं, तो बुनकर जो कपड़ा बुनने वाले जो थे उनके क्राउड, उनका जो ग्रुप था, झुंड था, वो अपने घरों से निकला और जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके मेंशन, उसके बंगले की तरफ गया और डिमांड की हायर वेजेस, कि हमें ज़्यादा वेजेस चाहिए। उसी दौरान कुछ और बदले में इनको डराया धमकाया गया, इनको धमकियाँ दी गई इन वीवर्स को। और इसके बाद एक ग्रुप ऐसा था जो उस कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस गया और सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, उनका फर्नीचर, खिड़कियाँ विड़कियाँ सब तोड़ दी। फिर एक और ग्रुप जो था वो उस जगह पहुंचा जहाँ पर सप्लाईज रखी हुई थी, यानी कि कपड़ा रखा हुआ था, उन्होंने उस कपड़े को तोड़ फोड़ कर फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर और उसका परिवार भाग गया और पास ही के एक विलेज में पहुंचा, लेकिन विलेज के लोगों ने उसको शरण देने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा इंसान था, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर था 24 घंटे बाद वो वापस लौटा आर्मी को लेकर, और आर्मी के वहाँ पहुँचते लगभग 11 लोगों को गोली मार दी गई। तो देखा हमने कि किस प्रकार से अपनी आवाज़ उठाने के बाद लोगों के ऊपर गोलियों की बौछार की गई। 1848, the revolution of the liberals, parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch, and republic based on universal male suffrage had been proclaimed. In other parts of Europe, where independent nations states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification. They took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of nation state on parliamentary principles, a constitution, a freedom of press and freedom of association. अब हुआ ऐसा कि जो फ्रांस था, फ्रांस के अंदर 1848 में एक हमने देखा, पीछे पढ़ा भी हमने कि फ्रांस को एक मोनार्क जो किंग लुइस फिलिप थे उनको भागना पड़ा वहाँ से, और उसके बाद लोगों को फिर से पार्लियामेंट्री आज़ादियाँ मिलने लगी, इवन यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी मिला कि लोगों को वोट डालने का अधिकार भी मिला। लेकिन यूरोप में फ्रांस की बात तो ठीक है, लेकिन यूरोप के दूसरे पार्ट्स में भी ऐसी ही आवाज़ें उठने लगी, क्योंकि लोगों को लगा कि अब एक माहौल बना हुआ है, एक चारों तरफ एक ऐसा माहौल तैयार है जब हमारी मांगें मान ली जाएंगी। हम कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना, उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे देशों ने, खासकर जर्मनी, पोलैंड, इटली और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो है, यहाँ पर जो लोग थे, पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे, इन लोगों ने अपने देश को यूनिफाई करने का, यूनिफिकेशन का मतलब होता है एक करना, फिर से इनको मिला देना, इनको यूनिफाई करना, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखना बनाना, इसकी तरफ जोर देना शुरू किया। और इन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जाए, प्रेस को फ्रीडम दिया जाए, और एसोसिएशन यानी कि लोगों को एसोसिएशंस बनाने का भी फ्रीडम दिया जाए। इस प्रकार से इनकी डिमांड्स थी। In the German regions, a large number of political associations whose members were middle-class professional businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly. On 18 May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul. They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. The parliament was dominated by the middle classes, who resisted the demands of workers and artisans, and consequently lost their support. In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband. अब जर्मनी की बात बताई गई है कि जर्मनी जो है
वहाँ पर अब पॉलिटिकल एसोसिएशन का समय आ चुका था। मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए और आर्टिसंस जो थे, इन सब ने मिलकर फ्रैंकफर्ट की सड़कों पर एक रैली निकाली और उसके बाद डिसाइड किया गया कि जर्मन नेशनल असेंबली बनाई जाएगी और जिसमें सब लोग वोट करेंगे जर्मन नेशनल असेंबली के लिए ही। तो 18 मई 1848 को 831 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया और वो फ्रैंकफर्ट जो कि एक शहर है वहाँ का, वहाँ पर पार्लियामेंट बनाई गई थी, उसकी तरफ मार्च कर कर गए और फिर जो डिसाइड किया गया कि जो जर्मनी है वो पार्लियामेंट वहाँ पर रहेगी, यानी कि वो एक डेमोक्रेसी की तरह काम करेगा, लेकिन उनका एक राजा भी होगा। राजा जो है वो थे फ्रेडरिक विल्हेम फोर, लेकिन राजा ने इनकी मांगें मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि भले राजा का रूल होगा और नीचे पार्लियामेंट काम करेगी, तो इस बात से राजा को आपत्ति थी। और राजा जो थे वो कहाँ के थे? प्रूशिया के राजा थे। तो उस समय हम कह सकते हैं कि जर्मनी प्रूशिया के अंडर था, लेकिन प्रूशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर ने उनकी बात मानने से मना कर दिया और उन्होंने दूसरे राजाओं को ज्वाइन कर लिया जो कि असेंबली बनाने के अगेंस्ट में थे, यानी कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में थे। अब ऐसे में धीरे धीरे जो थी ये विद्रोह बढ़ता गया और अरिस्टोक्रेट्स यानी कि जो बिजनेस क्लास के रॉयल फैमिली के लोग थे वो और मिलिट्री जो थी, इन लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया और इस तरीके से पार्लियामेंट जो थी वो धीरे धीरे गिरने लगी, यानी कि इसका जो वर्चस्व था धीरे धीरे जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था वो पूरा न होने लगा। अब जो ये लोग थे, अरिस्टोक्रेट्स लोग थे, यानी कि रॉयल फैमिली के लोग थे, ये वर्कर्स और आर्टिसंस की बातें तो बिल्कुल ही नहीं मानते थे और एट द एंड इनकी सपोर्ट जो थी, जो असेंबली थी, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और ट्रूप्स बुलाए गए। ट्रूप्स मतलब होता है आर्मी की टुकड़ी, तो आर्मी की टुकड़ी बुलाई गई और फिर असेंबली को खाली करवा लिया गया, यानी कि फोर्सफुली हम देख सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई गई। The issue of extending political rights to women was controversial one within the liberal movement in which large number of women had participated actively over the years. Women had formed their own political associations. Women had formed their own political association, founded newspapers and taken part in political meetings and demonstrations. Despite this, they were denied suffrage rights during the election of the assembly. When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. अब महिलाओं के लिए अगर हम बात करें अधिकार वोट डालने का हो, तो यहाँ पर महिलाओं को बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया। महिलाओं ने बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की, अपने अधिकार मांगने के लिए उन्होंने कोशिश की, जगह जगह पर उन्होंने इकट्ठे होकर अपनी डिमांड रखी, न्यूज़पेपर्स बनाए, इवन मतलब अपनी जगह पर उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो भी एक पार्ट बन जाएं इस पॉलिटिकल सिस्टम का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी तो उस समय जब उनकी असेंबली, जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि असेंबली बनाई गई, उसके अंदर लोग बैठे आकर, जब वो सिलेक्टेड लोग थे, तो महिलाओं को सिर्फ विजिटर के तौर पे हम बोल सकते हैं कि विजिटर्स गैलरी होती है ना, जहाँ पर लोग खड़े रहते हैं, विजिटर्स खड़े रहते हैं, तो उस गैलरी में खड़े रहकर देखने का अधिकार दिया गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order. Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. Hence, in the year 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the charges that had already taken place in Western Europe before 1815. Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg dominion and in Russia. The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarian in 1867. अब यहाँ पर लोग ये समझ चुके थे, जो मोनार्क्स थे, जो लोग राजाशाही के फेवर में थे कि राजाओं का रूल होना चाहिए, वो लोग ये समझ गए कि हम लोग अब पुराने जो और रिस्टोर नहीं कर सकते हमारे पुराने सिस्टम को, कि हम राजाओं को दोबारा नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? बिकॉज अभी ये लिबरल्स जो हैं, यानी कि रेवोल्यूशन इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अगर हम पुराना सिस्टम लाना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ बदलाव लाए जाएं जिससे लिबरल्स जो हैं वो थोड़ा खुश हो जाएं। तो इसी के उपलक्ष्य में 2 कदम उठाए गए, जैसे कि हैब्सबर्ग डोमिनियन और रशिया के अंदर एक बॉन्डेड लेबर जो रहती है वो, और एक सर्फडम जो है, स्लेविज़म जो होता है, इन दोनों चीज़ों को ख़त्म कर दिया, यानी कि गुलामी की प्रथा
और बॉन्डेड लेबर जो हम बोलते हैं कि जिसको हम ऐसी प्रथा जिसमें जो लेबरर्स होते हैं उनको बॉन्ड करके यानी कि बंधुआ मजदूरी जिसको हम बोलते हैं वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी। अब इस ये जो दोनों स्टेप उठाए गए जस्ट और जस्ट लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को संतुष्ट करने के लिए किया गया, लेकिन ये कोई बहुत बड़े स्टेप नहीं थे। अभी भी बहुत कुछ बाकी था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो ये सब चीज़ें अभी भी पेंडिंग है जो कि हम पढ़ेंगे हमारे 4th चैप्टर द मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली के अंदर। टिल देन गुड बाय।